फ्रेंड्स, मेरा नाम निमिषा है और आप देख रहे हैं जिमिषा क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। पिछले सेशन में हमने रिवर वैली सिविलाइजेशन को स्टडी किया था, तो उसी में से एक ये टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उसमें हमने और भी सिविलाइजेशन को थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस किया था, जैसे कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और ये खुद इंडस वैली सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन। तो इन सभी को हम लोग एक एक करके डिटेल में समझने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये काफी समय तक अनडिस्कवर्ड थी, लोगों को पता नहीं था। तो इसकी डिस्कवरी 2 हिस्टोरियंस ने की थी, राखल दास बनर्जी एंड दयाराम साहनी। तो राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदारो को डिस्कवर किया था और दयाराम साहनी ने हड़प्पा को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये मोहनजोदारो और हड़प्पा ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की 2 मेजर साइट्स है, जहां से हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं इस सिविलाइजेशन के बारे में। तो ये 1920 और 21 के अराउंड इसे डिस्कवर किया गया था। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये इंडस और उसके ट्रिब्यूटरी के बैंक पर है। तो जैसे इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज है उसमें रावी, चेनाब, ब्यास, सतलज, झेलम और ये इंडस, तो ये उनकी ट्रिब्यूटरीज पर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा बसा हुआ था। तो इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन इस वजह से कहते हैं क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की साइट डिस्कवर हुई थी, तो इसी वजह से इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया गया। तो ये जो सिविलाइजेशन थी, ये चैल्कोलिथिक टाइम की थी। तो चैल्कोलिथिक मतलब अगर हमें इसको समझना है तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसे चैल्कोलिथिक को डिवाइड करेंगे तो 2 वर्ड्स निकल के आएंगे, चैल्को और लिथिक। तो चैल्को का मतलब होता है कॉपर और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो इस एज में जो कॉपर है उसका भी यूज होता था। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको ब्रॉन्ज एज के भी नाम से जानते हैं। तो ब्रॉन्ज एक अलॉय होता है जिसमें कॉपर और टिन मिक्स होता है। तो ये चैल्कोलिथिक पीरियड इसे इस वजह से कहते हैं क्योंकि इस समय कॉपर यूज होता था, तो कॉपर और टिन को मिला के बनता था ब्रॉन्ज। तो इनडायरेक्टली कॉपर भी यूज हो रहा है, तो इसी वजह से इसे चैल्कोलिथिक पीरियड में कंसिडर किया जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी और ये लॉन्ग टाइम तक भी चली है। अराउंड 500 to 600 ईयर्स तक ये पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई थी। तो अगर इसका रफ टाइम स्केल देखें तो 2600 BCE टू 1900 BCE तक कंसिडर किया जाता है। तो आपको कई जगह 2500 BCE टू 1500 BCE तक मिलेगा, पर इसमें 2600 BCE टू 1900 BCE तक दिया हुआ है। तो वैदिक एज का जो स्टार्टिंग है वो 1500 BCE में हुआ था, है ना। तो इसमें तो जो बीच के जो 300 ईयर्स है, तो हमें इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो अगर इसमें पूछा जाए हमसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कितने साल तक थी, तो ये अराउंड 500 to 600 ईयर्स तक ये थी। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की वेस्टर्न मोस्ट साइड देखे तो ये है सुख्ता जंडर, जो कि मॉडर्न डे पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान वाले रीजन में है, जो कि पाकिस्तान के साउथ में है ना। अब ईस्टर्न मोस्ट साइट है आलमगीरपुर, जो कि मॉडर्न डे मेरठ में है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम इस मैप में देखें तो ये देखें, सबसे इसका ईस्टर्न मोस्ट साइट है आलमगीरपुर और वेस्टर्न मोस्ट साइट है ये सुख्ता जंडर जो आप देख रहे हैं, ये है। और इसके सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइट जो है ये जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा करके। तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा मांडा। तो ये है सबसे नॉर्दर्न मोस्ट साइट। और सबसे साउदर्न मोस्ट साइट है यहाँ पे आपको महाराष्ट्र रीजन में मिलेगा दाइमाबाद। तो ये हमने रफ देखा कि ये कहाँ से लेके कहाँ तक स्प्रेड है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो बहुत बड़े एरिया में फ्लरिश थी, बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी। तो अगर इसका एरिया स्क्वायर किलोमीटर्स में देखें तो ये 12,50,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में पूरा है। तो आप इस मैप में देख लीजिए, देखिए पाकिस्तान का इतना बड़ा पार्ट और इंडिया का ये वेस्टर्न मोस्ट पार्ट जो इतना आ रहा है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये सिविलाइजेशन ये उस समय रहा होगा। तो जो उस समय की जो मेजर साइट्स मिली हैं, जिनसे हमें मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो इनके बारे में मिली है, चलिए इन साइट्स को भी एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले साइट है कालीबंगन। तो कालीबंगन ये राजस्थान वाले रीजन में है, ये देखिए यहाँ पे आपको कहीं मिलेगा कालीबंगन, ये देखिए। अब नेक्स्ट साइट है रोपड़, जो कि पंजाब में सतलज रिवर के बैंक पर है। और बनावली हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में। आलमगीरपुर, जैसा कि हमने बात की, ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइट है
यूपी में है ये। और लोथल, रंगपुर, रोजड़ी और धोलावीरा ये मॉडर्न डे गुजरात में आ जाएंगे। तो ये देखिए गुजरात तक पूरा फैला हुआ है। और लोथल इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट साइट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से हमें एक और बीड फैक्ट्री मिली है, जहाँ से वहाँ पे जो लोग ऑर्नामेंट्स पहना करते थे, तो उसकी फैक्ट्री मिली हमें लोथल में। कोट डीजी, आमरी और चाहमुदारो ये सारे पाकिस्तान में प्रेजेंट है। और सुक्ता जेंडर जो कि सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइट है, ये मॉडर्न डे बलूचिस्तान में है। तो सुक्ता जेंडर के साथ एक और साइट है सुक्ता कोआ, जो कि ट्रेड के लिए बेसिकली यूज किया जाता था इन दोनों साइट को। और दो न्यूली डिस्कवर्ड साइट है, राखीगढ़ी और धोलावीरा। राखीगढ़ी है हरियाणा में और धोलावीरा है गुजरात के कच्छ रीजन में। कच्छ यानी ये जो गुजरात है, इसका जो लोअर पार्ट आप देख रहे हैं ये होता है कच्छ रीजन। तो यहाँ पे हमें एक और साइट मिली है धोलावीरा। तो ये हमने बात की कुछ मेन साइट्स की जिनसे हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं कि हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली। जो हम अभी इतनी बातें कर रहे हैं, तो इसके बारे में ये भी जानना जरूरी है कि हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली है। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है वो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स से मिली है। टू टाइप्स के सोर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्स, सेकेंड वन इज लिटरेरी सोर्स। तो चलिए इन दोनों को समझ लेते हैं थोड़ा। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स वही होते हैं जो जैसे हमें मिलती हैं, साइट्स मिलती हैं, सील मिलती है, सीलिंग्स मिलती हैं। तो इसमें कुछ रिटन वर्क नहीं होते, इसमें सारी जो हमें जो आइटम्स मिली है, जो उन्होंने यूज किया होगा, तो उसी को हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहते हैं। लिटरेरी सोर्स वो होते हैं जिसमें हमें रिटन वर्क मिले। इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें रिटन वर्क मिला है, उनकी सीलिंग पे कुछ रिटन वर्क मिला है, पर हम उसे अभी डिसिफर नहीं कर पाए हैं। तो इसी वजह से हम यही कह सकते हैं कि हमें वहां से आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं। तो इंडस स्क्रिप्ट हमें सील्स से मिली है, जो उनकी जो सील्स है उसके ऊपर एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है जो कि सिंबॉलिक है। तो अभी तक हम उसे डिसिफर नहीं कर पाए, तो जब ये डिसिफर हो जाएगा तो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और नॉलेज मिल सकती है। तो ये हिस्टोरियंस के लिए काफी बड़ा पजल हो जाता है इसको डिसिफर कर पाना। तो मेजर फीचर जो है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर देखे तो ये है टाउन प्लानिंग। तो वहाँ पे जो टाउन्स थे वो वेल प्लान्ड थे, वहाँ पे हर चीज वेल प्लान्ड थी। तो हर जो किसी भी आप वहाँ पे हड़प्पन सिटी को ले लीजिए, वो 2 पार्ट्स में होता था। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक हड़प्पन सिटी है, ठीक। तो जिसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता था, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट, ईस्टर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट। तो ईस्टर्न पार्ट जो था इसे लोअर टाउन बोलते थे, और वेस्टर्न पार्ट जो होता था उसे हम सिटाडेल बोलते थे। और ये जो सिटाडेल होता था इसे थोड़ा हाई प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता था और ये थोड़ा ऊंचा होता था। यहाँ पे सिटाडेल में ये सिटाडेल जो रूलिंग क्लास होती थी वो सिटाडेल में रहा करती थी। यहाँ पे जैसे हमने अभी ग्रेट बाथ की बात की, तो मोहेंजोदारो के जो सिटाडेल है वहां पे हमें ग्रेट बाथ मिला है। तो सिटाडेल जो है यहाँ पे रूलिंग क्लास रहा करती थी, और यहीं से हमें कुछ फायर अल्टर्स भी मिले हैं 2 साइड से, लोथल और कालीबंगन। तो फायर अल्टर से ये भी पता चलता है कि उस समय के लोग रिलीजन जो सेक्रीफाइसेस होते हैं वो भी परफॉर्म किया करते होंगे। तो सिटाडेल यहाँ से जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइट प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता था, और इसमें जो बनाई जाती थी बिल्डिंग्स या इसमें जो भी स्ट्रक्चर बनाया जाता था वो बेक्ड ब्रिक से बनाया जाता था। इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये एक मेन फीचर है कि इसमें जो घर बने हुए हैं या स्ट्रक्चर बने हुए हैं, टाउन प्लानिंग में जिन ब्रिक्स का यूज हुआ है वो बेक्ड है। तो बेक्ड का मतलब ये भट्टी में तपाई गई है। तो इससे ये पता चलता है कि लोग कितने सिविलाइज थे, कितने एडवांस थे कि वो ब्रिक्स को बेक करने की टेक्निक जानते थे। तो इससे क्या होता है कि अगर हम ब्रिक्स को बेक करेंगे तो इसकी जो मजबूती है वो और बढ़ जाएगी, और वो जो बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, वो ज्यादा दिनों तक सस्टेन कर पाएगा। तो इन बेक ब्रिक्स की वजह से ही हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जितना भी बची कुची चीजें हैं वो जान पा रहे हैं। और ये सिटाडेल जो किसी भी सिटाडेल को ले लीजिए, वो एक हाई वॉल से घिरा होता था, जिससे कि कोई फ्लड आए तो वो सिटाडेल तक ना पहुंच पाए।
अब मोहनजोदारो के सिटाडेल की बात करें तो वहां से हमें मिला है ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ एक पूल है जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं कि वो रिचुअल बेदिंग के लिए यूज होता होगा। तो इस पर जितनी भी ब्रिक्स लगी हैं वो बेक्ड ब्रिक्स है, क्योंकि अगर ये बेक्ड ब्रिक्स नहीं होंगी तो ये वाटर की वजह से खराब हो जाएंगी। और इन ब्रिक्स के ऊपर एक नेचुरल टार की लेयरिंग चढ़ा दी जाती थी, जिससे कि उसके ऊपर जिससे ब्रिक्स जो है वो खराब ना हो। तो ये जो लेयर होती थी नेचुरल टार की, तो हम लोग उसे बिटुमिन के नाम से जानते हैं। तो इसकी लेयर चढ़ा दी जाती थी और ये वाटर प्रूफ होता है नेचुरल टार, है ना। तो अगर हम ये देखें तो ये आप देख सकते हैं ग्रेट बाथ कितना बड़ा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये पूल बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली एक ये पूल है। तो ये एक साइड से यहाँ से स्टेयर जा रही है और एक साइड से यहाँ स्टेयर जा रही है, जिससे कि लोग उतर सके नीचे। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर मिला, तो हम लोग ये ऐसा इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे 7 चेंजिंग रूम हुआ करते होंगे जिसमें लोग क्लोथ्स चेंज किया करते होंगे। तो ये जो है ये उन रूम्स की फाउंडेशन की तरह माना जाता है कि यहाँ पे रूम्स हुआ करते होंगे। अब हमें स्टोर हाउस भी मिले हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर का सरप्लस प्रोडक्शन होता था। तो वो जो ग्रेन्स हम उगा रहे हैं, जो हम खाने की चीजें उगा रहे हैं, तो उसको भी तो कहीं स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम स्टोर नहीं करेंगे तो वो खराब हो जाएगा अगर सिस्टमेटिक वे में स्टोर नहीं करेंगे तो इसीलिए ग्रैनरीज बनाई गई थी। तो ये हमें ग्रैनरीज मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, इन सब जगह से बहुत अच्छी कंडीशन में ये ग्रैनरीज मिली हैं। तो ये ऐसा हमें पता चलता है कि यहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए भी अलग से स्टोर हाउसेस या ग्रैनरीज हुआ करती होंगी। तो ऐसे हड़प्पा में टोटल 6 ग्रैनरीज मिली है जिनको सरप्लस फूड प्रोडक्शन को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता था। तो ये जो है ये कहीं पे रेक्टेंगल शेप की मिली है, कहीं पे सर्कुलर शेप की मिली है। तो ये शेप में भी वेरी करता है अलग अलग जगह पे। अब वहां से हमें असेंबली हॉल भी मिला है। तो सिटाडेल में कि असेंबली हॉल का मतलब वहां पे लोग आते होंगे, अपनी बातें रखते होंगे जो वो रूलिंग क्लास से कहना चाहते हैं। तो हमें सिटाडेल में असेंबली हॉल भी मिला है, जिनको हम टाउन हॉल के नाम से भी जानते हैं। अब हमें एक और स्ट्रक्चर मिला है, फायर अल्टर्स। तो फायर अल्टर्स बेसिकली हवन कुंड या यज्ञ कुंड होते हैं, और ये हमें कालीबंगन और लोथल से मिले हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग रिलीजियस सैक्रिफाइसेस भी परफॉर्म करते होंगे। तो ये हुई बात सिटाडेल की। अब चलिए लोअर टाउन को थोड़ा डिस्कस करते हैं। इट वाज जनरली टू द ईस्ट ऑफ द सिटी। ये सिटी के ईस्ट में बना होता था। ये हमने अभी देखा कि ये सिटी है फॉर एग्जांपल, तो ये हो गया वेस्टर्न पार्ट सिटाडेल और ये हो गया ईस्टर्न पार्ट लोअर टाउन। क्या है? लोअर टाउन। तो फ्रेंड्स ये हुई बात सिटाडेल की। तो ये सिटाडेल को हमने अभी डिस्कस किया। तो इसको अगर हम शॉर्ट में देखें, अगर इसकी शॉर्ट में डेफिनेशन देखें, तो सिटाडेल जो था वो वेस्टर्न साइड में होता था एक साइड के, और वो वहां पे रूलिंग क्लास रहा करती थी, और ये जनरली लोअर टाउन से थोड़ी ऊंचाई पे बनाया जाता था। तो लोअर टाउन ईस्ट में होता था सिटी के, और ये सिटाडेल से थोड़ा नीचे होता था, और ये हाई वॉल से सराउंडेड होती थी। जैसे कि ये पूरी सिटी है तो ये पूरी हाई वॉल से सराउंडेड होती थी, कि जिससे ये इसे फ्लड से बचाया जा सके। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट्स हैं वो ज्यादातर रिवर के बैंक पे बनी है, तो रिवर के बैंक पे तो फ्लड आते ही रहते हैं। तो उन फ्लड से बचने के लिए ये वॉल्स बनाई गई थी। तो इनके हाउसेस की बात करते हैं। तो हाउसेस जो थी वो नॉर्मली 2 स्टोरीड हुआ करती थी, और वहां पे जो रूम्स हुआ करते थे वो कोर्टयार्ड के साइड में होते थे। कि फॉर एग्जांपल ये एक है घर, तो ये इसके बीच में एक जगह होती थी जिसको हम लोग कहते थे कोर्टयार्ड, हिंदी में हम इसे आंगन भी बोलते हैं, और इसके चारों ओर रूम्स हुआ करते थे। तो अगर छोटे घरों की बात करें तो ये 2 से 3 घर के भी 2 से 3 कमरों के भी घर मिलेंगे, और बड़े घर में आपको 20 कमरे तक के घर मिलेंगे। तो यहाँ पे जो बाथरूम था, यहाँ से ड्रेनेज जाती थी, और किचन एंड बाथरूम सेपरेट हुआ करते थे। तो बाथरूम से ड्रेन्स जाया करती थी, जिससे कि वहां से जो जितना भी वेस्ट निकल रहा है
वो सही तरीके से डिस्पोज हो सके। तो वहां से जो वेस्ट निकलता है वो एक बड़ी सीवेज पाइपलाइन में जाके मर्ज हो जाता था। तो ये आप देख सकते हैं कि वहां पे वाटर ट्रीटमेंट की कितनी अच्छी व्यवस्था थी। तो हर घर के पास में एक कुआं हुआ करता था, जिससे कि वहां पे कोई वाटर रिलेटेड दिक्कत भी नहीं होती थी, और वहां पे वाटर स्कार्सिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी वहां पे लोगों को। ड्रेनेज सिस्टम, तो ड्रेनेज सिस्टम की हमने अभी बात की कि हर घर से ड्रेन जाती थी, और ये जो ड्रेन्स है कई सारी ड्रेन्स मिलके एक बड़ी पाइपलाइन में कनेक्ट हो जाते थे। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी चौड़ी चौड़ी ड्रेन्स है, तो इनमें ब्लॉकेज का कोई चांस नहीं होता। तो इसमें होल्स बने हुए हैं, जिससे कि इसका टाइम टू टाइम वेस्ट रिमूवल हो सके, कि ये अगर ब्लॉकेज का कोई चांस भी बन रहा है तो वो ना हो। कि जैसे कभी कभी होता है कि वेस्ट डिपॉजिट होने लगता है, तो इसकी टाइम टू टाइम क्लीनिंग की वजह से ये काफी क्लीन स्ट्रीट हुआ करती थी। और ये हमेशा जो ये ड्रेन्स है, चौड़ी ड्रेन्स है, कवर्ड हुआ करती थी, और वहां पे मैनहोल भी हुआ करते थे, जिससे सीवेज की हम टाइम टू टाइम क्लीनिंग होती रहे। और जैसे ये जो ड्रेन्स हैं, इनको थोड़ा स्लोप पे बनाया जाता था, जिससे कि यहाँ का वाटर जो है वो रुके ना, और वो थोड़ा फ्लो होता रहे। तो ये है ड्रेनेज सिस्टम के कुछ मेन फीचर्स। तो वहाँ के लोग सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस पे बहुत ध्यान दिया करते थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी चौड़ी चौड़ी ड्रेन्स हैं, और यहाँ पे आपको होल्स मिलेंगे, यहाँ से टाइम टू टाइम वेस्ट कलेक्ट होता रहता था। और वाटर सप्लाई भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स का काफी इम्पोर्टेंट, काफी मेजर स्ट्रक्चर हो जाता है, क्योंकि वाटर सप्लाई वहां पे बहुत अच्छा हुआ करता था, और वहां पे वाटर स्कार्सिटी की ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। कि हमने अभी देखा कि जो वेल है वो हर घर के पास में हुआ करता था, जिससे कि वाटर की कोई दिक्कत ना हो। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में वाटर सप्लाई बहुत एक्सीलेंट हुआ करता था। तो स्ट्रीट्स जो है वो बहुत बढ़िया क्वालिटी की हुआ करती थी। ये जो स्ट्रीट्स थी वो चौड़ी चौड़ी होती थी, यहाँ से बुलक कार्ट भी जा सकती थी। तो आप समझ सकते हैं कितनी चौड़ी होती होंगी। तो ये 800 मीटर्स लॉन्ग, ये जैसे 10 मीटर चौड़ी आपको यहाँ पे स्ट्रीट्स मिल जाएंगी। और ये देख सकते हैं कि चौड़ी सड़कें हैं, यहाँ से हम लोग आराम से आ जा सकते हैं, यहाँ से छोटी मोटी बुलक कार्स भी जा सकती हैं। तो ये आप इनकी स्ट्रीट्स देख सकते हैं। तो ये इनके स्ट्रीट का एक और मेजर, इनका अगर टाउन प्लानिंग देखें तो हमें एक और मेजर स्ट्रक्चर मिलेगा। कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे 4 घर बने हुए हैं, ठीक। तो ये आप एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे है 4 घर। तो ये 4 घर जो है, इन्हें ये जो स्ट्रीट है इन्हें अलग करती थी। जैसे ये जो है, ये 2 स्ट्रीट हर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट किया करती थी। कि ऐसे ही पूरा स्ट्रक्चर पूरी सिटी में बना हुआ था, जैसे कि आप ये देखिए ऐसे पूरा बना हुआ था। तो ये आप इनकी टाउन प्लानिंग देख सकते हैं। तो इनको, इस स्ट्रक्चर को हम लोग अभी ग्रिड सिस्टम के नाम से जानते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे जो ये स्ट्रीट्स है वो ग्रिड का पैटर्न बना रही है। तो ग्रिड का पैटर्न हम लोग इस पैटर्न को कहते हैं। जैसे ये पैटर्न जो आप देख रहे हैं ना, तो इसे हम ग्रिड पैटर्न कहते हैं। तो ये स्ट्रीट्स भी कुछ इसी टाइप का पैटर्न बना रहे हैं, तो हम इसे ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। और इस समय की एक और बड़ी चीज है कि यहाँ पे अंडरग्राउंड भी जाती थी सीवेज पाइपलाइन। डॉकयार्ड यानी जो पोर्ट्स होती हैं जहाँ पे शिप को पार किया जाता है, हम उनको डॉकयार्ड के नाम से जानते हैं। तो डॉकयार्ड जो है ये लोथल में हमें मिला है, जैसे सुक्ता जेंडर है, सुक्ता को है, तो इन साइड से हमें डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड यानी बेसिकली हार्बर होता है वो। तो यहाँ पे इससे ये पता चलता है कि हड़प्पन जो है वो शिप से फेमिलियर थे, और उनका ट्रेड एंड कॉमर्स भी बहुत अच्छा था। तो अगर ट्रेड एंड कॉमर्स देखें तो ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ इंटरनेशनल ट्रेड किया करते थे। तो ये जो लोथल है ये एक ट्रेड सिटी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वहाँ पे ऐसे डॉकयार्ड्स मिले हैं, वहाँ पे फैक्ट्रीज मिली हैं। जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग में ये बात की थी कि वहाँ पे एक ऑर्नामेंट फैक्ट्री मिली है, जहाँ पे हमें कई सारे बीड्स मिले। तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि वहाँ पे बीड्स की ज्वेल्स बनते होंगे। तो ये हमें डॉकयार्ड एक और जगह मिला है, सुक्ता जेंडर एंड सुक्ता कोहा में। तो इनको अभी हम ट्रेड सिटी के नाम से जानते हैं।
कहते हैं, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक और आपको जो डॉकयार्ड्स मिलेंगे वो सुक्ता जेंडर और सुक्ता कोहा में मिलेंगे। तो ये देख सकते हैं कि जितना वेस्टर्न साइड जाएंगे तो उतना ये साइट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कम होता जाएगा, साइट्स की उतनी कमी होती जाएगी। तो ये देखिए इतने वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में है, तो ये यहाँ पे ट्रेड ये बेसिकली ट्रेड के लिए हुआ करता था। और सुक्ता जेंडर सुक्ता कोहा में हमें ये एक और इम्पोर्टेंट चीज मिली है कि वहाँ पे हमें ऐसा कोई टाउन प्लानिंग नहीं मिली है। तो ये हम इससे ये कह सकते हैं कि इस सिटी को बस ट्रेड करने के लिए यूज किया जाता होगा, यहाँ पे ज्यादा ह्यूमन सेटलमेंट नहीं थी। क्योंकि अगर ह्यूमन सेटलमेंट होती है तो यहाँ पे बढ़िया से टाउन प्लानिंग होती है और यहाँ पे सिटीडेल लोअर पार्ट ये इस तरह का एग्रीगेशन होता। पर यहाँ पे हमें सुक्ता जेंडर सुक्ता कोहा में इस टाइप के स्ट्रक्चर हमें ज्यादा मिले नहीं है। और यहाँ से देख सकते हैं कि अरेबियन सी डायरेक्टली हम यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सी बाय सी हम ट्रेड कर सकते हैं थ्रू मेसोपोटामिया एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो ये बात हुई डॉकयार्ड की। तो उस समय की जो सोसाइटी थी वो भी सेग्रीगेटेड थी। जैसे कि एक लर्न क्लास हुआ करता था, एक वॉरियर होता था, एक क्लास ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस का हुआ करता था, और एक क्लास मैनुअल लेबर का हुआ करता था। तो चलिए इन क्लासेस को एक एक करके समझते हैं। तो लर्न क्लास जो हुआ करता था, तो ये इसमें बेसिकली जो प्रीस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं और फिजिशियन है, ये सारे लर्न क्लास में आ जाएंगे। इनको नॉलेज है चीजों की। जैसे कि प्रीस्ट है तो उन्हें रिलीजन के बारे में नॉलेज होगी, तो हम इनको लर्न क्लास में रख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रोलॉजर को प्लैनेट के बारे में, यूनिवर्स के बारे में और सन के बारे में, मून के बारे में, इन सब के बारे में, जो हेवनली बॉडीज है इनके बारे में नॉलेज है। तो एस्ट्रोलॉजर भी एक तरह से लर्न क्लास हुई। और फिजिशियन तो लर्न क्लास है ही, क्योंकि अगर हमें किसी का भी ट्रीटमेंट करना है तो हमें सबसे पहले उसके बारे में पता तो होना चाहिए। तो इसे हम फिजिशियन को भी लर्न क्लास में रख सकते हैं। तो लर्न क्लास में कौन आया करते थे? प्रीस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स, फिजिशियन और मेनी वॉरियर्स। तो वॉरियर्स मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करने का काम करते थे, तो उनको वॉरियर कहा जाता है। तो वॉरियर क्लास वही जैसे जो काम सोल्जर का होता है, तो वही उस समय वॉरियर क्लास का हुआ करता था। तो ट्रेड एंड आर्टिसन, तो ट्रेड एंड आर्टिसन है, इस क्लास में जो ट्रेडर्स हैं वो आया करते थे। ट्रेडर्स उस समय ट्रेड एंड कॉमर्स का बहुत डेवलपमेंट हुआ था, तो ट्रेडर्स एंड आर्टिसन की भी जो क्लास है उसका बहुत डेवलपमेंट हुआ था। कि ट्रेडर्स की जो क्लास है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेडर्स की बहुत बड़ी मात्रा थी। तो ट्रेडर्स वहां पे रहा करते थे और वहां पे इंटरनेशनल ट्रेड एंड इनलैंड ट्रेड भी हुआ करता था। एंड आर्टिसंस, तो आर्टिसंस ने जितनी भी चीजें आर्टिसंस भी वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में मिल जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। जैसे कि हमें पॉटरीज मिली है, सील्स मिली है, सीलिंग्स मिले हैं, टॉयज हैं, ऑर्नामेंट्स हैं। तो सारे कौन बनाता है? आर्टिसन ही तो बनाता है। तो आर्टिसन भी हमें मिल रहे हैं इस क्लास में। अब एक और क्लास है मैनुअल लेबर का। तो मैनुअल लेबर में वही आ जाते हैं जो मैनुअल लेबर में, जैसे कि जो पीजेंट्स हैं यानी जो जानवर पालते हैं, खेती किसानी करते हैं, फिशरमैन यानी जो मछली पकड़ते हैं, लेदर वर्कर यानी जो लेदर बनाने का काम करते हैं, पीजेंट्स यानी जो खेती बाड़ी करते हैं, जैसे कि हमने देखा। तो ये मैनुअल लेबर में आ जाएंगे जो लेबरी का काम किया करते थे। तो इसमें लेबर क्लास में एक और ऐड कर लीजिएगा जो मेजन होते थे, क्योंकि ये जो इतनी बड़ी टाउन प्लानिंग की जाती थी और इतना जो बड़ा स्ट्रक्चर बनाया जाता था, वो तो मेजन के बिना बना नहीं सकते। तो इसमें एक और मैनुअल क्लास में आ जाएगा सेक्टर मेजन का। एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन में हमें कुछ एविडेंसेस मिले कि हम कह सकते हैं कि इसमें सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता होगा, क्योंकि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में सभी ब्रिक्स का साइज आपको यूनिफॉर्म मिलेगा। आपको एक ही साइज की सभी ब्रिक्स मिलेंगे, चाहे आप किसी भी साइट का ले लें। तो हमें इससे ये पता चलता है कि कोई सेंट्रलाइज सिस्टम होगा जो ये ब्रिक्स के साइज को डिसाइड करता होगा। और आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग को देखें तो वो हर सिटी में सेम होगा, जैसे कि ग्रिड सिस्टम, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। तो ये सारे, इन सब से हमें ये पता चलता है कि कोई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होगा जो इन सारी चीजों को देखता होगा।
फूड में हमें जितने भी एविडेंसेस मिले तो हम इनके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि उस समय बार्ले मिल्क प्रोडक्ट्स इन सब का कंजम्पशन बहुत हुआ करता था। तो ये जो ब्रेड है ये बार्ले और व्हीट जैसी चीजों से बना करता था। और ये जो ऑयल है ये भी ऑयल सीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता था। तो हमें ऐसे एविडेंस मिले कि उस समय मस्टर्ड से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता होगा। तो लोथल में हमें लोथल जो है यहाँ पे हमें राइस के कल्टीवेशन के एविडेंस मिले हैं। और नॉन वेजिटेरियन में देखें तो लोग उस समय फिश, मटन, बीफ, पोर्क, पोल्ट्री, टर्टल, टॉर्टोइज ये सब खाया करते थे। जैसे फिश है तो जो कोस्टल रीजन में जो साइट्स है यहाँ के लोग फिश खाते होंगे। और जैसे मटन है, बीफ है, पोर्क है, ये सारी चीजें वो लोग डोमेस्टिकेट किया करते थे और खाते भी थे। और पोल्ट्री जैसे कि hen है और एग है ये सारी चीजें भी वो लोग कंज्यूम किया करते थे। हाँ, और उस समय के लोग टर्टल एंड टॉर्टोइज भी कंज्यूम किया करते थे एज फूड। एनिमल्स, तो एनिमल्स में उस समय लोग एलिफेंट, कैमल, पिग, बफेलो, शीप और हम्प्ड बुल के को डोमेस्टिकेट किया करते थे। और ऐसे कई सारे एनिमल के बारे में वो नोन थे, वो उनको जानते थे। दो एनिमल्स ऐसे हैं जिनके बारे में हड़प्पन्स नहीं जानते थे, वो है हॉर्स और लॉयन। तो हॉर्स का हमें एक जगह लेग बोन मिला है, पर इसके हिसाब से तो हम ये नहीं कह सकते कि हॉर्स उस समय लोगों को पता होगा, क्योंकि हमें हॉर्स की भी लेग की बोन केवल एक ही मिली है। तो हम लोग यही कंसिडर करते हैं कि उस समय के लोगों को हॉर्स के बारे में नहीं पता था। और वहाँ के लोगों को लॉयन के भी बारे में नहीं पता था, क्योंकि ना हमें वहां से कोई स्केलेटन मिला है और ना ही हमें कोई सील पे लॉयन की फिगर मिला है। तो हम इसके हिसाब से ये कह सकते हैं कि उस समय के लोगों को लॉयन के बारे में नहीं पता था। और हड़प्पन लोग जो थे वो डॉग से फेमिलियर थे, क्योंकि डॉग को सबसे पहला एनिमल था जिसको डोमेस्टिकेट किया गया था। और डॉग जो है इससे हम लोग एज सेफ्टी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे उस समय के जो लोग हैं जो एग्रीकल्चर किया करते थे, जो लोग मैनुअल लेबर है या वो लोग खेती किसानी करते हैं, तो उनका जो फार्म है तो वहाँ पे कई सारे कभी कभी जानवर आ जाते हैं जो उनकी फसल चरने लगते, खाने लगते हैं। तो डॉग उनसे प्रोटेक्शन बना के रखता है कि जैसे कि कोई भी एनिमल आया तो डॉग उसे भगा सकता है। तो हम इसे सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। और जैसे डियर, मंगूस, ब्लैक रैट्स, मंकीज, बियर, साइनोसॉरस, हमको इनके भी एविडेंस मिलते हैं। तो हम इन एनिमल्स के बारे में कैसे जानते हैं कि उनको पता था? तो हमें एक सील मिला है जिसका नाम है पशुपति सील। तो हमें ऐसे कई सारे एनिमल्स मिलते हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि उस समय के लोगों को पता होगा, तो इसी वजह से उन्होंने सील पे बनाए होंगे वो एनिमल्स। तो ऐसा कंसिडर किया जाता है कि उस समय के लोगों को इस टाइप के एनिमल्स के बारे में पता था, पर उन्हें हॉर्स एंड लॉयन के बारे में नहीं पता था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग इसे पार्ट्स में कवर करेंगे। तो इस सेशन में हमने एनिमल्स तक किया है और नेक्स्ट सेशन में जो इसका रिमेनिंग चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।